हेलो स्टूडेंट्स, अब तक के पार्ट 2 में हम एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई की बात कर चुके हैं। आज मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रही हूँ, जिसमें मैं डेफिशिएंट डिमांड से लेके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तक सारे चैप्टर कवर करवा दूंगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के। तो स्टार्ट करते हैं। डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देख लेते हैं। Which type of equilibrium is determined in the economy due to the problem of deficient demand? देखिए बेटा, डेफिशिएंट डिमांड का क्या होती है? जब हमारी सप्लाई ज़्यादा होती है, एग्रीगेट सप्लाई, और एग्रीगेट डिमांड हमारी कम होती है। तो इस वजह से क्या होगा? इस वजह से हमारा अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा। अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट क्यों होगा? क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड है, जितने हम सप्लाई है उससे कम लोग डिमांड कर रहे हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड इज एग्रीगेट टू सप्लाई होती है। ओवर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होता है? जब एग्रीगेट डिमांड मोर देन एग्रीगेट सप्लाई होती है। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉन्सिक्वेंसेज? कॉन्सिक्वेंसेज मतलब परिणाम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड से क्या होगा? अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होगा, यस। स्टॉक ऑफ अनसोल्ड गुड्स रह जाएंगी, यस, क्योंकि जितनी सप्लाई है मार्केट में उतनी तो डिमांड हो नहीं रही है। डिक्लाइन इन प्रॉफिट्स होगा, यस, एज अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रोड्यूसर, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर आ जाएगा ऑल ऑफ दीज। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉज? कॉज का मतलब क्या होता है? कारण क्या है एक्सेस डिमांड का, ठीक है। सो कंटिन्यूअस इंक्रीज इन कॉस्ट एंड प्राइस, नो। लो प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नो। लो होगा तो फिर तो डिमांड होगी ही नहीं। लो गुड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, नो। लो इम्पोर्ट्स, यस। अगर हम कम इम्पोर्ट करेंगे तो मार्केट में जितने अवेलेबल आपके वो है गुड्स, उनकी डिमांड ज़्यादा होगी। फोर्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एक्सेस डिमांड? देखिए बेटा, मैंने आपको बताया जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होती है तो वो इक्विलिब्रियम होता है। बट अब ये एक्सेस डिमांड पूछा, तो एक्सेस मतलब ज़्यादा होना, तो आंसर आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड मोर देन टू एग्रीगेट सप्लाई। अगर एग्रीगेट डिमांड लेस देन एग्रीगेट सप्लाई है तो ये हमारा डेफिशिएंट डिमांड है, ओके। और अगर ADAS है तो ये हमारा इक्विलिब्रियम है, और ADAS इक्वल टू 0 ये तो कोई कंसेप्ट है ही नहीं, कंफ्यूज करने के लिए डाला हुआ है। अब इनके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डेफिशिएंट डिमांड इम्प्लाइज डिफ्लेशनरी गैप, एक्सप्लेन। तो आपको पता है कि डेफिशिएंट डिमांड की वजह से हमारा इकोनॉमी में डिफ्लेशनरी गैप आता है, तो हमें इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन इन्फ्लेशनरी गैप। तो आपको बताना है इन्फ्लेशनरी गैप क्या होता है, या आप डायग्राम के थ्रू भी बता सकते हैं। पहले आप इन्फ्लेशनरी गैप बता दीजिए, फिर उसका डायग्राम बना दीजिए, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड? क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको सिर्फ इसमें क्या बताना है? डिफरेंस बताना है। पर अगर यही क्वेश्चन 4 नंबर का आ जाता तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? एक्सेस डिमांड के बारे में बताएंगे, ठीक है, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे। डेफिशिएंट डिमांड के बारे में बताएंगे, फिर उसका ग्राफ बनाएंगे, और फिर दोनों के अंदर डिफरेंस को बताएंगे। बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस की। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ डेफिशिएंट डिमांड विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो सबसे पहले आपको डेफिशिएंट डिमांड के बारे में बताना है, फिर एक डायग्राम के थ्रू शो करना है कि डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है। फिर ऑल्सो राइट द कॉजेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। आपको ये भी बताना है कि डेफिशिएंट डिमांड क्यों होती है, ठीक है, कारण क्या है इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय एक्सेस डिमांड? एक्सप्लेन इट्स मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। तो आपको क्या करना है? पहले एक्सेस डिमांड के बारे में बताना है, फिर बताना है कि कैसे मेजर की जाती है, किसके थ्रू बतानी है हमें? ये डायग्राम के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। क्या परिणाम निकलेंगे जब डेफिशिएंट डिमांड हो जाएगा? ये भी हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में भी किया है कि स्टॉक अनसोल्ड रह जाएगी, मार्केट में जो है वो रेट डाउन हो जाएगा, अंडर एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा, ये सारे पॉइंट आएंगे। फिर क्वेश्चन है, गिव इफेक्ट्स ऑफ एक्सेस डिमांड। देखिए बेटा, कॉन्सिक्वेंसेज वर्ड आ जाए, परिणाम क्या हो जाएंगे, इफेक्ट्स आ जाए तो बात सेम ही है। इसमें मैंने किसके इफेक्ट्स पूछे हैं आपसे? डेफिशिएंट डिमांड के। इसमें किसके पूछे हैं? एक्सेस डिमांड के। कोशिश की है कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछूं, क्योंकि मेरा मकसद इसमें आपको क्वेश्चंस याद करवाना नहीं, बल्कि जो उसके आंसर है उनको याद करवाना है कि किसके क्या मतलब एक्सेस डिमांड क्या होती है, डेफिशिएंट डिमांड क्या होती है, इनके क्या कॉज है और क्या इनके इफेक्ट है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इसी से रिलेटेड है, मेजर्स टू करेक्ट
डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। गवर्नमेंट क्या करती है एक्सेस डिमांड को ठीक करने के लिए और डेफिशिएंट डिमांड को ठीक करने के लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी शुड नॉट मतलब जो नहीं करना, टू बी अडॉप्टेड बाय द करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, जो हमें नहीं करना। रिडक्शन इन बैंक रेट, ये तो हमें करना है क्योंकि अगर बैंक रेट कम कर देंगे तो लोग लोन आसानी से ले पाएंगे। इंक्रीज इन स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी, ये हमें नहीं करना। अगर हमने SLR बढ़ा दिया तो बैंक के पास पैसा नहीं रहेगा कि वो आगे क्रेडिट पे दे सकें, ठीक है। परचेज ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम ओपन मार्केट, ये हम कर सकते हैं। अगर हम ओपन मार्केट से अपनी सिक्योरिटी जो हमने सेल की थी उसको हम परचेज करेंगे तो लोगों के हाथ में पैसा आ जाएगा और वो परचेज करेंगे। देन है इंक्रीज इन कंज्यूमर क्रेडिट, ये भी हम कर सकते हैं कि अगर हमने कंज्यूमर को उधार ज़्यादा दे दिया तो वो एक टाइम पे चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिस्कल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट में ऑल्सो बी रेफर्ड एज। देखो फिस्कल पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है, गवर्नमेंट के रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी से रिलेटेड होती है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट, या फिर हम इसको बजट ऑफ द गवर्नमेंट भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर कंट्रोलिंग डेफिशिएंट डिमांड। अब डेफिशिएंट डिमांड को हमें कंट्रोल करना है तो क्या हमें CRR, SLR, बैंक रेट को इंक्रीज करना है? नहीं। अगर ये सब इंक्रीज कर देंगे तो जो डेफिशिएंट डिमांड है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। टैक्सेस शुड बी इंक्रीज, क्या हमें टैक्स बढ़ाने चाहिए? नहीं बढ़ाने चाहिए। पहले लोग चीज़ें नहीं खरीद रहे, टैक्स बढ़ा दोगे तो बिल्कुल ही नहीं खरीदेंगे। क्या ये हमें दोनों चीज़ें करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो आंसर आ जाएगा नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा लॉन्ग है ये। द पॉलिसी बाय विच द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री एंड द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री ट्राई टू कंट्रोल सप्लाई ऑफ मनी, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, रेट ऑफ इंटरेस्ट टू अचीव इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज कॉल्ड। देखिए बेटा क्या क्या करने की कोशिश करें, सप्लाई ऑफ मनी को कंट्रोल करने की कोशिश करें, क्रेडिट फैसिलिटीज़ को कंट्रोल करना है, उनको अवेलेबल करवाना है, इंटरेस्ट रेट को ध्यान में रखना है। तो ये सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में करते हैं। मनी से रिलेटेड टर्म्स है तो ऑब्वियस है किससे में आएगी ये मॉनेटरी पॉलिसी। तो आंसर आ जाएगा हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। हाउ कैन डेफिसिट फाइनेंसिंग हेल्प टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। अब आपको बताना है कि जो डेफिनेट फाइनेंसिंग होती है, गवर्नमेंट जो ये स्टेप लेती है, इससे आप डेफिशिएंट डिमांड को कैसे सही कर सकते हैं और एक्सेस डिमांड को कैसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रिक्ट और डियर। देखो स्ट्रिक्ट और डियरर मॉनेटरी पॉलिसी पूछी है आपसे, ठीक है, क्या होती है। देखिए बेटा कोशिश करिएगा कि आप ढूंढे इसको कि हाउ विल स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी हेल्प टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड। देखिए जो स्ट्रिक्ट वर्ड डाला है या डियरर डाला है ये आपकी मॉनेटरी पॉलिसी होती है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी, बट वर्ड आ जाए स्ट्रिक्ट और डियरर तो ये आपकी कौन सी पॉलिसी हो जाती है, ये आपकी ऐसी पॉलिसी हो जाती है जो गवर्नमेंट करती है किसको कम करने के लिए, एक्सेस डिमांड को कम करने के लिए, ठीक है। अगर वर्ड आ जाता है चीप तो चीप में क्या आ जाता है, मॉनेटरी पॉलिसी जो डेफिशिएंट डिमांड को कम करने के लिए की जाती है। अब यहाँ पर वर्ड है स्ट्रिक्ट तो ऑब्वियस सी बात है आप एक्सेस डिमांड को कम कर रहे हैं। एक्सेस डिमांड को कम कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, बैंक रेट बढ़ा देंगे, CRR कैश रिजर्व रेशियो बढ़ा देंगे, SLR बढ़ा देंगे। ये सारी आपकी किस में आ जाती है, स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी में, ताकि आप जो लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं उसको वो कंट्रोल में कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड बी सॉल्व थ्रू बैंक रेट। तो आपको बैंक रेट का रोल बताना है। बहुत इजी सा क्वेश्चन है कि अगर अपने डेफिशिएंट डिमांड की प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो आप बैंक रेट रिड्यूस कर देंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोन ले सकें, और अगर आपको एक्सेस डिमांड को सॉल्व करना है तो आप बैंक रेट बढ़ा देंगे ताकि लोग क्रेडिट पे परचेज और क्रेडिट पे मनी उधार ना ले सकें, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। आपको बताना है मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ठीक है। ये कौन करता है, हमारा RBI। एक्सप्लेन द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो आपको मॉनेटरी पॉलिसी के इंस्ट्रूमेंट बताने हैं। इसमें आप दोनों ही इंस्ट्रूमेंट बताएंगे, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। द नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड क्या है, एक्सप्लेन मेजर्स टू करेक्ट डेफिशिएंट डिमांड, और डेफिशिएंट डिमांड को आप कैसे करेक्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ कैन द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड बी सॉल्व थ्रू फिस्कल पॉलिसी। तो आपको जाहिर सी बात है किसके बारे में बताना है,
फिस्कल पॉलिसी के बारे में बताना है, और फिस्कल पॉलिसी के कौन से पॉइंट को लेके चलना है जिसमें आप डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड करेक्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है उसको इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फिर है क्वेश्चन, गिव मेजर्स टू करेक्ट और कंट्रोल एक्सेस डिमांड और इन्फ्लेशनरी गैप। तो आपको ऐसे स्टेप्स के बारे में बताना है जिससे आप क्या कर सकें, एक्सेस डिमांड को, जिसको हम इन्फ्लेशनरी गैप कहते हैं, उसको कंट्रोल में कर सकें, ओके। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर आ चुका है जिसका नाम क्या है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एंड इट्स मैकेनिज्म। देखिए बेटा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको थोड़ा सा इसके बारे में पहले बुक में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन देखेंगे तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, क्योंकि इसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। तो इसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन उठा लेते हैं, एज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फॉरवर्ड वर्किंग ऑफ मल्टीप्लायर। देखिए फॉरवर्ड वर्किंग की बात करें यानी कि बढ़ने वाला, ठीक है, तो इससे डिक्रीज होगा नहीं। देखिए जब भी फॉरवर्ड की बात होती है तो इंक्रीज की बात होती है, ठीक है, बैकवर्ड मतलब डिक्रीज, क्लियर। तो जो भी फॉरवर्ड वाला है उसको हम कट कर, डिक्रीज वाला उसको हम कट कर देंगे। देखिए नेक्स्ट है, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन इनकम लीड्स टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट, इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू डिक्रीज इन इनकम। तो आंसर आ जाएगा इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड्स टू इंक्रीज इन इनकम। जो है हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ने से हमारी जो है इनकम बढ़ती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द वैल्यू ऑफ k इज 10 व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ MPC। हमें पता है MPC जो k है उसका फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस MPC, ठीक है। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इस वैल्यू को लगा के तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.9। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज 1 देन k विल बी। देखिए बता रहा है कि 1 है, अगर 1 करके अपन 1 माइनस 1 ही कर दोगे तो आंसर इधर 0 आ जाएगा, नीचे 1/0, तो आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है, क्योंकि इससे अब k की वैल्यू निकालना मुश्किल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ MPC इज इक्वल टू MPS देन k विल बी। देखिए इक्वल की बात कर रहा है, तो देखिए दोनों की वैल्यू को मिला के 1 के बराबर होती है, ठीक है। तो MPC और MPS दोनों जब बराबर होंगे तो ऑब्वियस सी बात है वैल्यू कितनी होनी चाहिए दोनों की, 0.5 प्लस 0.5, ठीक है, क्योंकि जो हमारा MPS होता है वो हमारा होता है 1 माइनस MPC, यानी कि दोनों की वैल्यू मिला के कितनी होगी आपकी 0.5, ठीक है। तो अब दोनों इक्वल है तो वैल्यू कितनी होगी 0.5। तो अगर आप फॉर्मूला पुट करेंगे 1 माइनस 0.5 तब भी आपका k 2 निकलेगा, ठीक है। और अगर आप 1/MPS करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/1 माइनस 0.5, सॉरी 1/0.5 ही बस, क्योंकि सिर्फ MPS है, तो भी हमारा आंसर कितना आएगा 2। तो दोनों ही सूत्रों में हमारा आंसर जो k का है वो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो जब भी MPS और MPC इक्वल होंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, k इज इक्वल टू 2। शॉर्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, व्हाट डिटरमाइंस इट्स वैल्यू। तो आपको बताना है इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है और इसकी वैल्यू कैसे डिटरमाइन की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट करेक्ट दैट वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर वेरीज बिटवीन 0 टू इन्फिनिटी। तो आपको बताना है क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या ये सच है कि जो मल्टीप्लायर है उसकी वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी होती है, ठीक है, ये आपको बताना है। थोड़ा सा मैं आपको हिंट बता देती हूँ, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी तो होती है, ठीक है, अब 0 होती है नहीं होती है आप इसके लिए थोड़ा सा अपनी बुक में पढ़ेंगे, ठीक है, पर इन्फिनिटी तो जरूर होती है, अभी हमने पढ़ा भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज मल्टीप्लायर और 2-edged स्वॉर्ड। बताना है कि जो मल्टीप्लायर है वो 2-edged स्वॉर्ड क्यों है, दो धारी तलवार क्यों कहा जाता है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे कि जब इन्वेस्टमेंट होती है तब क्या होता है, लो होती है तब क्या होता है, और इन्वेस्टमेंट हाई होती है तब क्या होता है, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड 2-edged स्वॉर्ड। ये बुक में आपके क्वेश्चन है कि इसको हम 2-edged स्वॉर्ड, दो धारी तलवार क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बढ़ती है तब क्या होता है और इन्वेस्टमेंट घटती है तब क्या होता है। ये किससे रिलेटेड हो जाएगा आपका, एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय MPC। आपको बताना है MPC मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या है,
एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन MPC एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आपको बताना है MPC और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में क्या रिलेशनशिप है। थोड़ा सा आपको हिंट देने के लिए मैं आपको बता देती हूँ कि इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है, जिसको हम पॉजिटिव रिलेशनशिप भी कहते हैं, ठीक है। और जो आपकी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर और MPS में जो रिलेशनशिप होती है वो आपकी क्या होती है, वो आपकी इनडायरेक्ट बोल सकते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं इनके बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप होती है, ठीक है। जितना आपका MPC ज़्यादा होता है तो उतनी आपकी क्या होती है, जो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू है वो क्या निकलती है, पॉजिटिव में निकलती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशनशिप है। और जो MPS है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, वो आपकी इसकी क्या रिलेशनशिप होती है, इसके साथ नेगेटिव रिलेशनशिप होती है। ये आपको उसके थ्रू समझाना है या आपको एक टेबल के थ्रू बताना है, ठीक है। बुक में दिया हुआ है बेटा, इसलिए मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट है हमारा डिस्कस द फॉरवर्ड मैकेनिज्म एंड बैकवर्ड मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो देखिए, फॉरवर्ड है तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, बैकवर्ड है तो इन्वेस्टमेंट घटेगी। इसको आपको डायग्राम के थ्रू शो करना है और फिर एक्सप्लेन भी करना है कि अगर फॉरवर्ड मैकेनिज्म है तो क्या होता है इन्वेस्टमेंट पे और आगे क्या इफेक्ट पड़ता है, और जब बैकवर्ड होता है तो इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टीप्लायर डायग्रामेटिकली। पहले तो आपने नॉर्मली बताया हमेशा कि मल्टीप्लायर क्या होता है, अब इसको किसके थ्रू बताना है, आपको डायग्राम के थ्रू बताना है। नेक्स्ट चैप्टर हमारा आ चुका है गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ऑब्जेक्टिव टाइप, रेवेन्यू रिसीट ऑफ द गवर्नमेंट आर दोज रिसीट विच, रेवेन्यू रिसीट है बच्चा, रेवेन्यू रिसीट कौन सी होती है, इनकम जिसे हम कहते हैं, ठीक है। अब जब इनकम आ रही है तो क्या होता है, डू नॉट कॉज एनी रिडक्शन इन द एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। यस, देखिए बेटा, जो रेवेन्यू आपका रिसीट जो होती है वो इस नेचर की होती है कि इससे आपकी कोई एसेट में कमी नहीं होती, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है कि डू नॉट क्रिएट एनी लायबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ना ही आप किसी से कोई उधार लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू मतलब देखिए, जैसे अगर टैक्स है, अगर टैक्स गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो इससे ना तो उसकी कोई लायबिलिटी बढ़ रही है क्योंकि उसे किसी का कर्जा नहीं चुकाना, और ना ही इससे उसकी कोई एसेट रिड्यूस हो रही है क्योंकि वो कुछ भी सेल नहीं कर रही, ठीक है। तो ये दोनों ही बोथ ए एंड डी इसका आंसर हो जाएगा। जो बी है उसमें लिखा है कॉज रिडक्शन इन द एसेट, तो रिडक्शन तो कभी भी नहीं होता। अगर रिडक्शन की बात आ जाती है तो वो कैपिटल नेचर की हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्सपेंसेस इंक्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल इज कॉल्ड। देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन पे जब हम खर्चा करते हैं, वर्कर्स को सैलरी देना, एम्प्लॉयज़ को कुछ देना, तो ये सारे हमारा क्या होते हैं, ये हमारा होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अभी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों है, क्योंकि इससे ना तो हमारी कोई एसेट बन रही है, अगर हम खर्चा कर रहे हैं, मान के चल रहे हैं कि हमने पैसे लगाए और कोई एसेट बन रही है, तो एसेट भी नहीं बन रही इससे, और ना ही कोई हमारी जो है लायबिलिटी वो रिड्यूस हो रही है, नहीं हमने खर्चा किया तो हमारी लायबिलिटी कम हो गई। तो देखिए, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसमें क्या होता है, ना तो हमारी कोई एसेट बनती है और ना ही हमारी कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है। जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी टू द गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ अ रिग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स क्या होता है, देखिए जो प्रोग्रेसिव टैक्स होता है उसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आप प्रोग्रेस करते हैं वैसे वैसे आपको टैक्स बढ़ जाता है, ठीक है। अब रिग्रेसिव टैक्स में क्या होता है कि जो टैक्स रेट होती है वो डिक्रीज हो जाती है, किसके साथ, जब इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीज। ओके, सो लिखा है रेट ऑफ टैक्स इंक्रीज विद द इंक्रीज इन इनकम, ये तो आपका प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक है। रिग्रेसिव में क्या होता है, रेट ऑफ टैक्स डिक्रीज एज द इनकम ऑफ द पर्सन इंक्रीज, जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तो जो है आपका टैक्स धीरे धीरे कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और टैक्स इज, टैक्स क्या होता है, वॉलंटरी पेमेंट। नो, हर कोई अपनी मर्जी से टैक्स देता है, नहीं देता, जबरदस्ती लेना पड़ता है, कंपल्सरी पेमेंट होती है। कंपल्शन होता है बट एक लॉ के अंडर होता है ना, तो क्या एक लीगल पेमेंट है या ऑल ऑफ दिस, तो आपका आंसर आ जाएगा एक लीगल पेमेंट है। लीगल पेमेंट क्यों है, क्योंकि एक लॉ के अंडर आता है, टैक्स पड़ता है ना, टैक्स एक्ट उसके अंडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर टू मेन पार्ट्स ऑफ बजट, आपको बताना है बजट के टू मेन पार्ट्स कौन कौन से हैं, ठीक है। आपने बहुत इजी सा क्वेश्चन है, मिल जाएगा। क्या दो ही चीज़ें करते हैं क्या, या तो इनकम होती है या एक्सपेंडिचर होता है ना,
कैपिटल होती है या फिर रेवेन्यू नेचर होता है। तो आपको बताना है इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं बजट के। वाई आर सब्सिडी ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखो सब्सिडीज देते हैं तो उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों कहते हैं, क्योंकि इससे ना तो आपकी कोई एसेट में इंक्रीज होता है ना ही आपकी कोई लायबिलिटी डिक्रीज होती है। ओके, जब आप सब्सिडी देते हैं तो कोई एसेट बढ़ती है आपकी, नहीं बढ़ती, कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है, नहीं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन प्लान एक्सपेंडिचर एंड नॉन प्लान एक्सपेंडिचर। आपको बताना है कि प्लान एक्सपेंडिचर क्या होते हैं और नॉन प्लान क्या होते हैं। प्लान मतलब आपने प्लानिंग करके खर्चा करे हो, नॉन प्लान मतलब सडनली हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मेंट बाय प्रोपोर्शनल टैक्स एंड एड वैलोरम टैक्स। आपको बताना है प्रोपोर्शनल टैक्स क्या होते हैं जो आप परसेंटेज पे देते हैं, एड वैलोरम टैक्स कौन से होते हैं जिसे हम वैल्यू एडेड टैक्स भी कहते हैं, उसके बारे में बताना है। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ द बजट, बजट का स्ट्रक्चर बताना है, ठीक है। या फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे हो सकता है, आपसे दूसरे वे में पूछ सकते हैं कि व्हाट इज गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट बजट क्या है, और उसको आपके क्या बताना है, आपको मेन कंपोनेंट्स बताने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंशिएट बिटवीन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। अभी मैंने बताया रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पे ना तो आपकी कोई एसेट बनती है ना ही कोई लायबिलिटी रिड्यूस होती है, बट कैपिटल एक्सपेंडिचर में दोनों चीज़ें होती है, ठीक है। क्या होती है, या तो आपकी एसेट इंक्रीज होती है क्योंकि कैपिटल खर्चा कर रहे हो ना कैपिटल पे, तो एसेट इंक्रीज होगी, या फिर आप कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हो, लोन चुका रहे हो, तो या तो एसेट लायबिलिटी आपकी रिड्यूस होती है। देन क्लासीफाई द फॉलोइंग एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, गिव एक्सप्लेनेशन टू। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन भी बतानी है कि ये आपका कैपिटल है या रेवेन्यू है। जैसे परचेज ऑफ शेयर्स बाय गवर्नमेंट, तो ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट बढ़ रही है, यस, ठीक है। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ द गवर्नमेंट, तो देखिए क्या कर रहे हो आप, पेमेंट दे रहे हैं इंटरेस्ट ऑन डेट। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान रखिए इसमें, क्या कर रहे हो आप, पेमेंट दे रहे हो इंटरेस्ट की, ठीक है, ऑन डेट ऑफ द गवर्नमेंट। अब आपको बताना है इसमें, ये आपके लिए क्वेश्चन है कि ये आपका रेवेन्यू है या फिर है आपका कैपिटल है, क्योंकि आप इसमें सिर्फ पेमेंट कर रहे हैं, ध्यान रखना, ठीक है, किसकी, इंटरेस्ट की। थर्ड क्वेश्चन है लोन टू स्टेट गवर्नमेंट, किसी को लोन दे रहे हो तो ये आपका क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। देन नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन प्रोडक्टिव एसेट, तो ये आपका तो साफ साफ ही पता चल रहा है कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। लोन टू स्टेट गवर्नमेंट देखना है आपको कि लोन दे रहे हो तो क्या है, ये आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं है, ठीक है। फोर्थ है हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। पहले आप डायरेक्ट टैक्स के बारे में बताएंगे, इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में बताएंगे, फिर दोनों का डिफरेंस लिखेंगे। तो दो क्वेश्चन है आपके लिए, आपको बताना है कि ये पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डेट ऑफ द गवर्नमेंट है, ये आपका किस में जाएगा, रेवेन्यू में या कैपिटल में, और लोन टू स्टेट भी बताना है आपका रेवेन्यू है या कैपिटल है। अब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका, अंडर द एडजस्टेबल पैग सिस्टम और ब्रेटन वुड सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या था कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस हम ना अमेरिकन डॉलर्स को देते थे। तो लिखा हुआ है ऑल द करेंसी वर पैक्ड टू अमेरिकन डॉलर, यस अमेरिकन डॉलर वॉज फुली कन्वर्टेबल इन गोल्ड एंड अ फिक्स प्राइस ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ अमेरिकन डॉलर वॉज डिटरमाइंड, यस exchange rate for a country was determined on the basis of its par value in terms of gold और American dollars और all of these। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, all of these आ जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर इंपॉर्टेंस हम किसको देते थे, अमेरिकन डॉलर्स को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ प्रिवेंटिव फॉर्म ऑफ मैनेज फ्लोटिंग एज। देखिए प्रिवेंटेड फॉर्म ऑफ मैनेज फ्लोटिंग का पूछा गया है, तो इसका आंसर है हमारा डर्टी फ्लोटिंग। तो जब हम मैनेज फ्लोटिंग में एक फॉर्म यूज़ करते होते हैं जिसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट होती है वो अपने अकॉर्डिंग मैनेज फ्लोटिंग को एडजस्ट कर लेती है, तो उसको क्या कहलाता है, वो डर्टी फ्लोटिंग कहलाती है। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज। देखिए बेटा जो मैनेज फ्लोटिंग होती है वो भी आपकी ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज है, वाइडर बैंड्स भी आपके ऑल्टरनेटिव सिस्टम ऑफ एक्सचेंज है, क्रॉलिंग पैग भी आपके रेट ऑफ एक्सचेंज है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, ऑल ऑफ दीज। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन देखिए स्पॉट मार्केट इज दैट टाइप ऑफ फॉरेन मार्केट इन विच। देखिए स्पॉट मार्केट जो होती है वो करंट से रिलेटेड होती है, ठीक है, करंट ट्रांजेक्शन से, और जो आपकी फ्यूचर मार्केट होती है वो आपकी फ्यूचर ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होती है।
तो लिखा है कि स्पॉट मार्केट इज करंट ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस, यस। फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज टेक प्लेस, नो, फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन नहीं होती इसमें। एंड करंट रेट ऑफ एक्सचेंज इज डिटरमाइंड, तो इसका आंसर आ जाएगा ओनली ए एंड सी। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं बेटा। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है व्हाई इज फॉरेन एक्सचेंज डिमांडेड, तो बताना है कि फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड हम क्यों करते हैं। इंपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट करने के लिए, कोई हमें बाहर कोई पेमेंट करनी है किसी फॉर्म में, तो हम इस चीज़ के लिए हमें क्या चाहिए होती है, फॉरेन एक्सचेंज की नीड होती है। तो इसमें आपको बताना है कि नीड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के बारे में कि क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें फॉरेन एक्सचेंज की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम एक्सप्लेन क्रॉलिंग पैक कंसेप्ट ऑफ एक्सचेंज रेट, तो फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम के बीच में हमें किसके बारे में बताना है, क्रॉलिंग पैक के बारे में बताना है कि क्रॉलिंग पैक होता क्या है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज राइट डाउन टू डिफरेंस बिटवीन स्पॉट मार्केट एंड फॉरवर्ड मार्केट। अभी मैंने आपको बताया था स्पॉट मार्केट जो होता है वो करंट ट्रांजेक्शन करती है फॉरेन एक्सचेंज की, और फॉरवर्ड मार्केट क्या करती है, फ्यूचर ट्रांजेक्शन करती है, ठीक है बेटा। तो आपको इनके बीच में दो डिफरेंस बताने हैं। देखिए कुछ क्वेश्चंस की मैं बहुत ज़्यादा डिटेल इसलिए नहीं दे रही हूँ क्योंकि वो ऑलरेडी क्वेश्चन जो है बुक में अवेलेबल है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन है सारे ही। पहले पूछा हुआ है एक्सप्लेन द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम, आपको पता है कि इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं। एक्सप्लेन इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज, राइट डाउन इट्स एडवांटेजेस, तो हमें बताना है कि इक्विलिब्रियम रेट ऑफ एक्सचेंज क्या होता है और इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है गिव मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में बताना है और इसके फंक्शंस बताने हैं कि कैसे ये हेल्पफुल है। फोर्थ क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट बिटवीन फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम एंड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, तो आपको बताना है फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम कौन करता है, गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री, और फ्लेक्सिबल किसके थ्रू होती है, मार्केट फोर्सेस के थ्रू होती है, उसके बारे में आपको डिटेल में बताना है। तो बेटा ये आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जिसमें मैंने चैप्टर वाइज कोशिश की है कि आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता सकूं और आपकी हेल्प कर सकूं कि कैसे पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहे और पेपर में आप अच्छे से इसकी मदद से आंसर अटैम्प्ट कर सके। इसके अलावा बेटा अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा है जो आंसर नहीं मिल रहा या आपको ऐसा लगता है कि मैं इसका आंसर अच्छे से नहीं दे पा रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं ताकि मैं उसके लिए भी आपको वीडियो प्रोवाइड करवा दूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स।